इनफ्लेक्सिबिलिटी, भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, भेज ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं भाई साहब कोई। अच्छा, वहां पे एक्टिविटी के स्पेशलाइजेशन का देखने को मिल रहा था, यहाँ पे किसका देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का। दूसरी, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे बात करी जाए भाई साहब, गारमेंट ने प्रॉफिट नहीं किया तो पूरी डिवीजन को ही हम क्या कर देंगे, कटघरे में रख लेंगे, ना बहुत सबका क्रेडिट खा जाते हैं, वो यहाँ पे चलता है। मतलब एक्चुअल में कहानी जो टास्क था वो परफॉर्म किसने किया था, डी ने, बट उसका मजा कौन ले गया, ई ले गया। ई कह रहा मैं भी इसका क्रेडिट ले जाऊंगा। चलो जी, तो अब मूव करते हैं भाई साहब टॉपिक पे अपने, जो कि आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आपको पता है भाई साहब, प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में प्लान वैन बना लिया, उसको जमीन पे उतारना भी तो है भाई साहब। तो वो उतारने का काम जो करता है वो कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग। जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करना जमीन पे। तो आओ एक बार इसकी मीनिंग समझी जाए। मीनिंग में क्या कहता है, अच्छा ये भी समझ लो कि भाई पूरे प्रोसेस में जो होता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। भाई साहब प्लानिंग कर ली हमने, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, इसके बाद स्टाफिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो आओ एक बार इसकी मीनिंग समझ लो। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो बात मैंने बोली भाई साहब, जो प्लान बनाया है उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। बाय क्लियरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशन। भाई साहब सबके जॉब्स और वर्किंग रिलेशंस क्लियर कर देना, भाई ये तुम्हारा बॉस है और तुम्हें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ये सारे रिलेशंस, ये सारी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एंड efficiently deploying resources for attainment of identified desired result। भाई साहब जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा ना, उसके लिए रिसोर्सेज आपको क्या करना, अलॉट करना, और उन रिजल्ट्स को क्या करना, अचीव करना। जो भी हमने सोचा है भाई साहब, उन रिजल्ट्स को क्या करना, अचीव करना, ठीक है। ये तो बुक वाला हिसाब किताब हो गया, बड़ी लैंग्वेज। अपने को सिंपल लैंग्वेज चाहिए भाई साहब, सिंपल। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेस। भाई साहब पहले तो डिफाइन करना है भाई, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है, और एक टाइप की एक्टिविटीज को क्या कर देना, एक ग्रुप में डिवाइड कर देना, जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। आगे हम समझेंगे। एंड सबसे लास्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन अमंग देम। की भाई साहब कौन किसका बॉस है, कौन किसका बॉस नहीं है। ये सिंपल वाली लैंग्वेज रखो, डेफिनेशन रखो, काम अपना चल जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे की कहानी जो आती है वो क्या आती है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। भाई साहब मेरा बड़ा फेवरेट है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भाई, बेहतरीन। क्यों? क्योंकि 4 स्टेप्स में कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी में किसी में 7, किसी में 8, ठीक है, ऐसे स्टेप्स रहते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप्स, खेल खत्म। क्या क्या है 4 स्टेप्स भाई? सबसे पहला स्टेप सिंपल, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई सब काम को पहचानना और क्या कर देना, काम को लोगों में डिवाइड कर देना। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है, सेम टाइप की एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बंदा फाइनेंस में लेजेंडरी है, ठीक है, तो उसको मैं फाइनेंस में डालूंगा भाई साहब, ठीक है। एक सेल्स अच्छी कर सकता है तो उसको मैं सेल्स में डालूंगा, प्रोडक्शन में अच्छा है प्रोडक्शन में डालूंगा। तो मतलब क्या कर रहा हूं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे रहा हूं। बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। देन उसके बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। भाई साहब हर इंसान को उसका काम देना कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। काम दे दिया, काम दे दिया तो भाई साहब उनसे रिपोर्ट भी तो लेनी है कि काम हुआ या नहीं। तो उसी को क्या बोला जाता है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। कि आके भाई बॉस को बताओ तो कि काम पूरा हुआ या नहीं। बस इन्हीं 4 चीजों को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है। मूव करते हैं भाई आगे। आगे की कहानी क्या है, आगे कहता है इंपॉर्टेंस, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखते हैं भाई क्या कहानी है। देखो जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंस, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। भाई साहब मुझे पता है ये इंसान फाइनेंस में बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है, ठीक है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस इंसान को मैं किस में डालूंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट डालूंगा, ना कि सेल्स में डालूंगा। भाई सेल्स उससे होगी क्या, फाइनेंस में अच्छा है तो सेल्स कैसे अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्शन में अच्छा है, प्रोडक्शन में डालूंगा, फाइनेंस में थोड़ी डालूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू मैं एक इंसान की राइट पोटेंशियल को पहचान के उसको राइट प्लेस पे क्या करता हूं, फिट करता हूं। दूसरी चीज, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ठीक है। 2 लोगों के वर्किंग रिलेशन में क्या आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे पता था कि मैं इसका बॉस हूं, लेकिन उसे नहीं बताया गया था कि उसे मेरे से ऑर्डर लेना है। मैं पहुंचा, मैंने कहा ओए भाई ये काम करके दिखा दे, जल्दी से ये काम करके दे दे, ठीक है। सामने वाला उठा, उसने मेरे से लड़ाई कर ली भाई, घूसे घूसे मार दिए, ठीक है। कह रहा मुझे तो पता ही नहीं कि तुम मेरे बॉस हो, ठीक है। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग रिलेशन क्लियर हो जाता है किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू भाई सबको बता दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा बॉस है, तुम्हें इसकी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद हम सबका ब्रह्मास्त्र, भाई साहब बिजनेस स्टडीज का ब्रह्मास्त्र है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी की भी इंपॉर्टेंस ना याद आ रही हो, एक इंपॉर्टेंस अपनी तरफ से घुसा दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे हम रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करते हैं। अगला क्या कह रहा है,
एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, अगर मुझे कहीं चेंजेस करने हैं भाई साहब, एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग क्या रहता है, हेल्प करता है। मुझे पता लगता है कि भाई ये जॉब छोड़ के जा रहा है, इसकी जगह मुझे किसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना है, या बाकी तुम लोग क्या करो, इस काम को मैनेज कर लो। तो अडॉप्शन ऑफ चेंजेस के लिए क्या होता है, अगेन ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। देन उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब, सिंपल सी कहानी है, क्या करना, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, जो स्मॉल क्या कहते हैं लेवल पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम करता है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करता है, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देना, सबको सबके वर्किंग रिलेशंस बता देना कि भाई साहब आप सुपरवाइजर को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, सुपरवाइजर इसको रिपोर्ट करेगा, टीम लीडर के बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, ऐसे करके पूरी एक चेन प्रिपेयर कर देना, स्केलर चेन प्रिपेयर कर देना। वो क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और ये जो चेन पूरी प्रिपेयर होती है ना, स्केलर चेन वाली, ये किसके थ्रू होती है, अगेन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। इसका मतलब क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आगे चल के एक टॉपिक मिलेगा, इसका मतलब क्या है, काम को बांटना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, काम को डिवाइड करना। तो जब भी मैं एक इंसान को काम देता हूं, ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशंस के अकॉर्डिंग या अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग मेरे पास पावर है कि मैं आपको काम दे सकता हूं, तो क्या होगा, आपको काम मिलेगा, आपको प्रेशर मिलेगा, आप नई जिम्मेदारियों को समझोगे और काम को क्या करोगे, बेटर ढंग से करोगे। तो इससे क्या होता है, पर्सनल्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। आई कहानी समझ में। एक और है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, अगर मुझे नई फ्रेंचाइजी खोलनी है, नया बिजनेस खोलना है या नई ब्रांच खोलनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही तो लोगों को हायर करूंगा। तो जब भी मुझे एक्सपेंशन और ग्रोथ करनी हो, अगेन किसकी हेल्प पड़ेगी, हमें ऑर्गेनाइजिंग की। आई कहानी समझ में भाई, सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। भाई साहब आपको पता है ना, हमारी बॉडी किस पे टिकी हुई है, हमारे स्केलेटन पे। ये जो बॉडी का स्केलेटन है, ठीक है, जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उस पे टिकी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यही सेम हमारे मैनेजमेंट का क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्केलेटन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस का क्या है, जो कोर है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग में ही हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। तो इन स्ट्रक्चर्स को भाई साहब हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई साहब, उनके काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, वर्क के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्टिविटीज का मतलब अभी तुमको समझ में आएगा क्या कहानी है, आओ समझा ही देता हूं, लगे आ तो आगे बढ़ने से पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे क्या है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे, लाइक एचआर डिपार्टमेंट बना रखा है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट बना रखा है, सबके अलग अलग क्या कर रखे हैं, डिपार्टमेंट बना रखे हैं। यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये क्या करता है, कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, लाइक कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अब हर एक डिपार्टमेंट में क्या कर रखे हैं, अलग से फिर से क्या कर रखे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, हर एक डिवीजन में। इन्हें क्या बोला जाता है, डिवीजन। देखो गारमेंट्स में भी ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च है एंड परचेजिंग है। सेम ऐसे ही जब आप कॉस्मेटिक में आओगे तो वहां पे भी यही सेम डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, फुटवेयर में भी सेम डिपार्टमेंट्स मिलेंगे और स्किन केयर में भी सेम डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू हम क्या कर रहे हैं, जब उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल। और जब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस, ठीक है, या एक्टिविटीज जो बनाई जाती है, नंबर ऑफ आइटम सेल करी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो उसे डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये रहा भाई साहब आपका फंक्शनल और ये रहा आपका डिविजनल। अब इनमें एक दो चीजें नोटिस कर लो, जो कि मैं यहीं पे समझा देता हूं, आगे चल के वहां पे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं आएगी। देखो ह्यूमन रिसोर्स वाला भाई साहब, इसने अपना पूरा जीवन ह्यूमन रिसोर्स में बिताया है। अगर मैं बाई चांस इसको ट्रांसफर करके मार्केटिंग में भेज दूं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भेज दूं या परचेजिंग में भेज दूं, जा पाएगा क्या, पॉसिबिलिटी नहीं वैसा, ठीक है। ये तो इसने पूरा जीवन इस पे काम किया है ना, उतना एफिशिएंट इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ध्यान से देखना, एक इंसान है गारमेंट में काम करता है, और गारमेंट के किस में काम करता है, परचेजिंग में काम करता है, ठीक है। इसको मैं उठा के अगर स्किन केयर के परचेजिंग में डाल दूं, अभी भी तो परचेजिंग एक्टिविटी ही परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इतना इसके कंपैरिजन में दिक्कत क्या आएगी, कम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे अपने को ना फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरी चीज देखो, अब ध्यान से देखना, मान लो एचआर मैनेजर जो है, इसको बाय चांस इन फ्यूचर प्रमोट करके हमने क्या बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया या जनरल मैनेजर बना दिया। भाई साहब एचआर में तो इसका कोई मुकाबला नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट में तो इसका उल्लू बन जाएगा ना,
ठीक है, मार्केटिंग वाले इसका उल्लू बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में इसको पता नहीं है। लेकिन इसी का उल्टा यहाँ पे देखना, जो गारमेंट्स वाला मैनेजर है, अगर इसको प्रमोट करके जनरल मैनेजर बनाया जाता है तो भाई साहब इसको सारी एक्टिविटीज के बारे में पता है। किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी, मार्केटिंग के बारे में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, सबके बारे में पता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है कि अगर मुझे फ्यूचर में मैनेजरियल टैलेंट डिस्कवर करना हो तो वो यहाँ पे क्या कर जाता है, हेल्प कर जाता है। दूसरी चीज, एक चीज और देख लो, अब क्या होता है यहाँ पे ना, थोड़ा सा ईगो का खेल चलता है। क्या चलता है? ईगो का खेल। एचआर वाला समझता है मैं सबसे बढ़िया हूं, मार्केटिंग वाला समझता है मैं सबसे बढ़िया हूं, फाइनेंस वाले सबसे ज्यादा समझते हैं भाई जब मैं फाइनेंस वाला हूं। ठीक है, मैं किसी से क्यों बात करूं? ठीक है, तो इंटर डिपार्टमेंटल जब टॉक करनी होती है, वहां पे यहाँ पे कहानी क्या हो जाती है, फंस जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई सारे के सारे गारमेंट के ही अंदर काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो आओ भाई आगे बढ़ते हैं और कहानी को देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे क्या करने जा रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर भाई साहब, फंक्शनल करने जा रहे हैं। फंक्शनल के फायदे क्या होते हैं? फंक्शनल का मतलब समझा दिया, जब अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डिपार्टमेंट्स बनाए गए हों तो उसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल। अब फंक्शनल की सबसे पहले बात करी जाए, भाई साहब स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। फाइनेंस वाला फाइनेंस में रहेगा, ठीक है, वहां पे स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं मिलता। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन का अपने को फायदा देखने को मिलता है। कैसे भाई? फाइनेंस वाले को अब कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, फाइनेंस पे खेलना है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन। दूसरी चीज क्या मिलती है, बेटर कंट्रोल। ठीक है, आपको पता है कि भाई ये काम मुझे फाइनेंस वालों से करवाना है, ये काम इनसे करवाना है, ये काम इनसे करवाना है। ठीक है, तो मैं सारी चीजों को एकदम क्या कहते हैं, इफेक्टिवली कंट्रोल कर लूंगा। भाई फाइनेंस वालों ने अपना काम पूरा कर दिया, सेल्स वालों ने अपना काम पूरा कर दिया, परचेज वालों ने अपना काम पूरा कर दिया, तो इससे क्या मिलता है, अपने को कंट्रोल बेटर मिलता है। वही कह रहा है कि इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। लेकिन जब इंटर डिपार्टमेंटल टॉक की बात आती है, वहां पे थोड़ा सा लैग कर जाता है। तो अभी हम वो डिसएडवांटेज में देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इसमें क्या है भाई, मैं फाइनेंस मैनेजर हूं तो मेरे को फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूं, ऑपरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाता है, अगर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करी जाए तो वो यहां पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद ये इकोनॉमिकल होता है। क्यों इकोनॉमिकल क्यों होता है? इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वहां पे क्या होता था, एक ही एक्टिविटी बार बार परफॉर्म हो रही है। भाई सब गारमेंट्स में भी परफॉर्म हो रही है, फुटवेयर में भी परफॉर्म हो रही है, स्किन केयर में भी परफॉर्म हो रही है, मतलब ठीक है। एक तुमने पढ़ा होगा ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे बात करी जाए भाई, एक एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स की है, जो एचआर की एक्टिविटी है, वो सिर्फ एचआर में ही परफॉर्म हो रही है, मार्केटिंग में ही परफॉर्म हो रही है। मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्या है, ईज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय। अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, भाई सब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट ही क्या करेगा, मैं उसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोलूंगा और उसको ट्रेनिंग इजीली मिल जाएगी। तो वही कह रहा है, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इजियर देन फोकस ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। कुछ ही स्किल्स पे क्या करवाना है, फोकस करवाना है। ठीक है, अच्छा एक और फायदा है इसका, क्या, ड्यू अटेंशन। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर फंक्शन को क्या मिल रही हो, स्पेशल अटेंशन मिल रही हो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, या कह सकते हो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो फंक्शनल एम्पायर बन जाता है। फंक्शनल एम्पायर का मतलब क्या है भाई साहब, आप अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को तो बहुत ज्यादा प्रेफर करोगे। भाई साहब फाइनेंस की एक्टिविटी, ठीक है, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग की एक्टिविटी को प्रेफर करेंगे, दूसरे की एक्टिविटी को क्या समझेंगे, छोटा समझेंगे। तो वही क्या बन जाता है, इसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल एम्पायर। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। जब इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो वहां पे क्या देखने को मिलती है, दिक्कत देखने को मिलती है। अगला क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो फाइनेंस वाला अपने डिपार्टमेंट को वाइज बेटर करने की सोचेगा, ठीक है, लेकिन सेल्स वाला अपने डिपार्टमेंट को, तो मतलब ये जनरल ऑब्जेक्ट को ना देख के अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, भेज ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं भाई सब कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूटेबिलिटी की बात करी जाए तो भाई साहब कहां पे सूटेबल है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, सिर्फ ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट की क्या कर रहे हो आप, डील कर रहे हो। अब जल्दी से मुझे एक बार कमेंट में बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं चेक करूंगा कमेंट भाई, एक एक कमेंट चेक करूंगा। आगे देखो, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही है, वहां पे ये फायदेमंद होता है। ठीक है, इट हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड होती हैं, एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जहां पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए हो, वहां पे क्या हो जाता है, ये सुटेबल हो जाता है। दूसरा हमारा क्या है भाई, आओ देखो, दूसरा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर के सब बारे में सबको पता ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर देना उन्हें, ठीक है, अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर देना। अब ध्यान से देखना, इसके कुछ फायदे हैं और कुछ क्या है, नुकसान है। क्या है फायदे भाई, सबसे पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे देखो
यहाँ पे गारमेंट्स की बात हो रही है, तो भाई साहब गारमेंट के लिए इनकी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रिसर्च रहेगी, ये गारमेंट में एकदम क्या होंगे, कोर पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं इंसान को कॉस्मेटिक में डाल दिया जाए तो उतनी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो पहला फायदा जो मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, अच्छा वहां पे एक्टिविटी के स्पेशलाइजेशन का देखने को मिल रहा था, यहाँ पे किसका देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का। दूसरी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्या होता था, ठीक है, मैं इसी पे आ जाता हूं, कहीं पे समझा देता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे मान लो अपने प्रॉफिट नहीं कर पाए, ठीक है, हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए, तो क्या होगा, हम यहां पे किसी एक की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, या तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। हम सबने मिलकर काम किया और फिर भी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, तो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट नहीं कर सकते, सबसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, पता नहीं लग पाएगा कि मेन कल्प्रिट कौन है भाई, कौन है जिसकी वजह से ये चीजें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, गारमेंट्स का अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो भाई सब पकड़ा जाएगा कि गारमेंट डिपार्टमेंट ही है, गारमेंट में ही दिक्कत है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बस वही चीज यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब, मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे क्या रहती है, अकाउंटेबिलिटी आपकी ज्यादा रहती है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। भाई साहब एक बंदे को अगर वो गारमेंट में अच्छा काम नहीं कर रहा, ले जाओ, फाइन, क्या कहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, लेट्स से स्किन केयर में डाल दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। और लास्ट क्या है, अगर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपनी उसमें, ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करना है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हमें कौन सा फंक्शन देखने को मिलता है, कौन सा स्ट्रक्चर देखना चाहिए भाई साहब, डिविजनल देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई साहब एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचेगा, एक डिवीजन अपने बारे में सोचेगा, स्किन केयर वाला सोचेगा भाई मैं ग्रो करूं, ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरे साथ फुटवेयर वाला भी ग्रो कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कॉस्टली प्रोसेस, भाई साहब कई सारी एक्टिविटीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सेम एक्टिविटी क्या हो रही है, इस डिपार्टमेंट में भी हो रही है, उस डिपार्टमेंट में भी हो रही है, तो आप कह सकते हो वायलेशन ऑफ क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। लास्ट क्या है, इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहां पे आप ये नहीं देखते कि मेरे बिजनेस का फायदा हो, आप ये देखते हो मेरा डिवीजन कैसे करके आगे निकल जाए, यहां तक की कहानी इसमें क्या करी जाती है, देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में, इसकी सुटेबिलिटी कहां पे होती है, कहां पे सुटेबल होती है भाई साहब, जहां पे मैं बहुत सारे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं। इसका भी एग्जांपल आपको नीचे लिखना है भाई साहब कि कौन सा रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है और ज्यादा एम्प्लॉइज ऐड करना चाहती है, वहां पे ये फायदा हो जाता है। क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स, जहां पे डिपार्टमेंट ज्यादा बन रहे हो, और इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट करना हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भाई साहब हमने स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया भाई साहब। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कौन कौन से दो टाइप थे भाई, सबसे पहला टाइप था फंक्शनल। फंक्शनल में उनके काम के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है उसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल। और डिविजनल में हमने क्या समझा कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से एक एक डिवीजन बना देना, उसे क्या बोला जाता था, डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता था। तो अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, देन उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो आओ भाई, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करी जाए तो ये किस पे बनता है भाई साहब, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। हमने इसकी बात करी थी भाई साहब, डिस्कशन करा था। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइनअप। मैंने बताया था ना, जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने टाइप के क्या होंगे, डिविजन्स बनेंगे, और उसी को क्या बोला जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन की बात करी जाए तो भाई साहब यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, आपके काम की स्पेशलाइजेशन देखी जाती है, जबकि यहाँ की बात करी जाए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या हो, बढ़िया हो, स्किन केयर वेयर वो सब चल रहा था ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी जाए तो डिफिकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन क्या कहते हैं डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, आओ समझाता हूं। देखो, मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा था वो अचीव नहीं कर पाए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब तुम्हारी दिक्कत है, तो ये कहेगा नहीं नहीं भाई साहब मेरी दिक्कत नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट बोलेगा भाई साहब ये परचेजिंग की डिपार्टमेंट की दिक्कत है, परचेजिंग ने प्रोडक्ट ही सही नहीं खरीदा। फिर परचेजिंग कहेगा भाई साहब फाइनेंस की दिक्कत है, फाइनेंस ने ये नहीं खरीदा। तो मतलब एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे बात करी जाए भाई साहब गारमेंट ने प्रॉफिट नहीं किया तो पूरी डिवीजन को ही हम क्या कर देंगे, कटघरे में रख लेंगे कि भाई साहब पूरा तुम्हारा डिवीजन सही से काम नहीं कर रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वही चीज करता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिपार्टमेंट की फिक्स नहीं हो पाता, जबकि यहाँ पे इजीली क्या करा जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करा जा सकता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो भाई साहब डिफिकल्टी एज, अब वो बताया था ना मैंने कि बंदा एक ही क्या कर रहा होगा, पूरा एचआर परफॉर्म कर रहा होगा, एचआर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर की बात करी जाए, ठीक है, अभी एचआर आप परफॉर्म कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको मैनेजर बना दिया जाता है, जनरल मैनेजर, तो आप एचआर तो बढ़िया करोगे लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट आपको क्या बना देंगे, उल्लू बना देंगे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या कर रहे हो, आप सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एक ही के अंडर, गारमेंट्स के अंदर ही सारे सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो जब आप दूसरे लेवल पे पहुंचोगे ना, जनरल मैनेजर आपको बनाया जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई साहब बाकी सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। कॉस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होता, इसलिए ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है, चीप है, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, एक ही एक्टिविटी बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में
परफॉर्म हो रही होती है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करी जाए तो देखो अपने डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेशन रहती है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की बात करी जाए तो वो मिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है वहां पे ये सुटेबल नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, इजी, बिकॉज ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपने को फायदा मिल जाता है। इसी के साथ इनके बीच में हमने डिफरेंस खत्म कर लिया है और इसको वीवीआईपी मार्क कर देना। भाई साहब पेपर में ऐसे रखा हुआ मिलता है तैयार, ठीक है, आपकी झोली में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या कर लिया भाई साहब, फंक्शनल एंड डिविजनल खत्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, बात दोनों सेम है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको डायरेक्टिंग में पढ़ने को मिलेगा, क्लोज टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही होता है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। चलो उस पर जाने से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा दूं। भाई साहब जो स्केलर चेन को फॉलो करता है, स्केलर चेन सबने पढ़ी है भाई, ये कुछ चेन चलती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर ई को सीधा सी से, मान लो ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, डी को अगर सी से सीधा कन्वर्सेशन करनी है तो वो सीधी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। पहले उसको ई को बताना पड़ेगा, ई ए को बताएगा, फिर ए बी को बताएगा, फिर बी सी को बताएगा, फिर इंफॉर्मेशन वापस से गो थ्रू उसी सेम फॉर्मेट में होगी और तब जाके इंफॉर्मेशन डी तक पहुंचेगी। इस चीज को क्या बोला जाता था, स्केलर चेन बोला जाता था। भाई अगर कोई भी रिलेशन इस स्केलर चेन को फॉलो करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाएगा। इसी का उल्टा, मैं मान लो कैंटीन में गया चाय पीने, दो लोग क्रिकेट में आपस में बात कर रहे थे, चाय पीते पीते अपना इंटरेस्ट आ गया, भाई बात करते हैं इससे, ठीक है, और बात करी हमने, आपस में बातचीत हो गई, अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया, क्रिकेट विकेट वाला, मैच देखेंगे इस दिन, संडे को मैच खेलेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो आपस में सोशल रिलेशंस की वजह से जो रिलेशन बने हैं उसे क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है, बनाया है, डिजाइन करा है। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता था, हमारे पर्सनल रिलेशंस की वजह से बनता था। टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता था। It stratifies clearly the boundaries of authorities and responsibilities, and there is a systematic coordination among various activities to achieve organizational goal। भाई साहब सबके वर्किंग रोल वोल सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसको ऑर्डर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा, सारी चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है। सेम वैसी सिमिलर डेफिनेशन है, थोड़ी सी इजी है, देख लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना। मेन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर जो आता है, ये क्या करता है, क्लैरिफाई करता है हु हैज टू रिपोर्ट whom, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, जूनियर है। दूसरी चीज क्या आती है, इट इज मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स, ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। देन उसके बाद क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, इंटरलिंक करता है सारे ग्रुप्स के, ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, टीमें होती है ना, सबके एफर्ट्स को जोड़ के एक डायरेक्शन में ले जाके क्या करता है, आगे कंटिन्यू करता है। इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। देन उसके बाद, ठीक है, अगर मुझे मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, भाई टॉप मैनेजमेंट सारे काम तो नहीं कर सकता, तो इन्हीं के थ्रू क्या करता है, वो अपने काम को डिवाइड कर देता है और स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है। एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के बीच में नहीं आता, यहां पे कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं होते, यहां पे वर्किंग रिलेशंस होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। पर्सनल रिलेशंस हमारे इनफॉर्मल में आते हैं। अब देखो भाई इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई देखो ध्यान से देखना, मान लो ए ने ई को कोई काम दिया था, ई ने वही काम डी को दिया, अब वो काम पूरा हुआ नहीं, ठीक है, तो ई जो है वो डी से पूछेगा भाई काम क्यों नहीं पूरा हुआ, तो डी बताएगा, ठीक है। फिर ई क्या करेगा, ई इसी काम को बताएगा कि भाई ए को बताएगा कि भाई काम पूरा नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में पकड़ा गया जो कल्प्रिट था, जो लास्ट बंदा था, वो डी था, तो डी को पकड़ा जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे क्या कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। तो वही चीज कह रहा है कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तूने काम नहीं किया, पकड़, इधर इधर पकड़ के कूटते हैं तुझे, ठीक है। तीसरा, क्लैरिफाई द रूल्स, सबको सबके रूल्स पता है भाई, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, यहां पे एक ही बॉस क्या करेगा, एक जूनियर को ऑर्डर देगा और वो उसी के प्रति क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। देन उसके बाद इफेक्टिव एक्कम्प्लिशन ऑफ गोल, इसी के थ्रू गोल को हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा यहां पे क्या है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मुझे अगर बॉस ने बोला है काम करने को तो मुझे काम करना पड़ेगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो बॉस मुझे जॉब से निकाल सकता है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर इनफॉर्मलाइजेशन है, क्रिकेट मैच है, ठीक है, मेरे बॉस ने, मतलब वहां पे मैनेजर वैनेजर तो कोई होता ही नहीं है ना, सारे दोस्त ही हैं एक तरह से, ऑफिस के बाद तो सारे दोस्त हैं, ठीक है। किसी ने बोला तू ओपनिंग पे जा, मैंने कहा मैं ओपनिंग पे नहीं जा रहा, तो वहां पे क्या हो सकता है, आपस में लड़ाई वड़ाई हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता भाई, मुझे करना ही पड़ेगा ये काम, नहीं तो वो सीधा जॉब से क्या कर देगा, मुझे निकाल देगा। एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब एग्जांपल के लिए मैंने काम नहीं किया, जैसे यही वाले एग्जांपल में ले लेते हैं, बॉस ने मुझे कोई काम दिया, मैंने काम नहीं किया,
ठीक है, वो क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स मुझे जॉब से निकाल सकता है, मेरी जगह कोई नया बंदा हायर कर लेगा। लेकिन मान लो क्रिकेट मैच हुआ भाई, 2 लोगों में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे का सर खोल दिया, ठीक है, सर खोल दिया मतलब सर फोड़ दिया, खून निकलने लग गया भाई, अगले दिन से क्रिकेट मैच खत्म, ग्रुप वुप टूट गया, लोग एग्जिट कर गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है, जबकि इनफॉर्मल वाला क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उतना स्टेबल नहीं होता। डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए भाई, कम्युनिकेशन ऊपर से लेके नीचे तक, डी से ई, ई से ए, ऐसे चल रही है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग या कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिले हो जाती है। इनडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी, अब देखो ध्यान से, इसका भी मतलब समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखना। ई ने कोई काम किया, इसको आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सॉरी डी ने कोई काम किया, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया ई को। ई ने कोई काम किया, मतलब ई ने इसी काम को अपना बता के किया, भाई मैंने किया है या मेरी टीम ने किया है, इसकी क्रिएटिविटी, इसका क्रेडिट खा गया। आपने सुना होगा ना, बहुत सबका क्रेडिट खा जाते हैं, वो यहां पे चलता है। मतलब एक्चुअल में कहानी, जो टास्क था वो परफॉर्म किसने किया था, डी ने, बट उसका मजा कौन ले गया, ई ले गया। ई कह रहा मैं भी इसका क्रेडिट ले जाऊंगा, ठीक है, मेरी टीम ने किया है, ऐसा बोल के। तो यहां पे क्या होता है भाई साहब, जो जिस बंदे ने एक्चुअल में क्रिएटिविटी की होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। एंड सबसे लास्ट में क्या है, इट्स अ लिमिटेड स्कोप, सिर्फ काम के लिए है, ठीक है, काम के बाद भी तो लाइफ होती है ना भाई, सिर्फ जीवन काम में थोड़ी है, काम के अलावा भी तो लाइफ है, पर्सनल लाइफ भी है अपनी। तो वो चीज कहां पे आ जाती है भाई साहब, लिमिटेड स्कोप में आ जाती है, क्योंकि लिमिटेड एरियाज में ही फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई किया जा सकता है। इनफॉर्मल की बात करी जाए भाई, अभी मैंने बताया था पर्सनल रिलेशन से बनेंगे, सोशल रिलेशन से बनेंगे। तो कह रहा है इंटरेक्शन अमंग पीपल एट अ वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशन के नेटवर्क को बनाता है, ठीक है, अमंग एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेम ऐसी डेफिनेशन नीचे भी है, ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना, ऊपर वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात करी जाए तो ये क्या होता है भाई साहब, पर्सनल इंटरेक्शन से बनता है। किससे बनता है, पर्सनल। अच्छा एक बात है, ये जो है ना, जो फॉर्मल डिपार्टमेंट है, उसी पे डिपेंडेंट रहता है इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल होता ही नहीं तो इनफॉर्मल बनता कैसे, तो हम कह सकते हैं ये इस पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें सेम टाइप के, ठीक है, जिनका क्या होता है, कह रहा है कि द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फॉर अ ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियल लीड्स डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इसमें जो भी लोग होते हैं, जो भी बिहेवियर करते हैं, वो अपने ग्रुप के लिए करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच के लिए अपना फोकस है, ठीक है, अपना, ये इसमें भी आके अपना फोकस काम से रिलेटेड नहीं होगा, इसमें अपना फोकस क्या होगा, अपनी सोशल नीड्स से रिलेटेड होगा। देन उसके बाद इंडिकेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड। ठीक है, पीछे वाले में क्या होता था, डायरेक्शन पता थी अपने को, स्केलर चेन से जाना है, यहाँ पे स्केलर चेन में नहीं है, यहाँ पे जैसे चाहे वैसे कम्युनिकेट आप कर सकते हो। एंड ये क्या बनता है, स्पॉन्टेनियसली बनता है, ठीक है, ये मैनेजमेंट नहीं बनाता, ये हमारी आपस की बातचीत से क्या होता है, बनता है। और ये क्या है, पूरे जो ये हमारे सोशल रिलेशंस की वजह से बना हुआ है। जो हमारा फॉर्मल होता था वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता था, ठीक है, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपस में बातचीत हो, भाई चल चाय पीते हैं, वो वाला हिसाब हो गया। अब फायदे की बात करिए भाई, पहला फायदा स्पीडी, धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे। भाई कल रात को मैच है, आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पे टिक 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 चैट हो गई, चलो भाई मैच खेलने चलो। देन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। अब भाई काम के बाद जो अपने को हंसी मजाक करना है, थोड़ा गॉसिप करना है, ठीक है, जोक्स वोक्स मारने हैं, वो कहां से फुलफिल होते हैं भाई साहब, यहीं से फुलफिल होते हैं। देन फिल्स इनडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर में दिक्कतें थी, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए, अब मुझे सीधा वही फिगर फिर से ले लेते हैं भाई, आ जाओ, आधे एग्जांपल समझने के लिए तो यही हेल्प कर रहा है हमारी। देखो मुझे ए से बात करनी थी और बाय चांस ई जो था वो छुट्टी पे चला गया था, तो अब मुझे ए से जब कम्युनिकेट करना था तो ए मेरे व्हाट्सएप चैट में था, मैंने वहां से जाके कहा सर ये वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ने वो एक्शन ले लिया। तो जो भी दिक्कतें फॉर्मल कम्युनिकेशन लाता है उनको ये क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। देन आगे बढ़ा जाए, ठीक है, अब इसमें कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान क्या है भाई, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, लाइक एग्जांपल के लिए रूमर्स उड़ जाते हैं, होता है ना, मैनेजर इसका चक्कर इससे चल रहा है, इसका चक्कर इससे चल रहा है, भाई ये तो इसका रिश्तेदार है, ऐसे करके रूमर्स उड़ जाते हैं। तो गलत खबरें भी क्या होती हैं यहाँ पे, उड़ती रहती हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, अब एग्जांपल के लिए मान लो ऐसा कुछ पता लगा कि कंपनी में एआई वेआई इंटीग्रेट होने वाला है, तो ये सारे के सारे क्या कर देंगे, उसको मना करेंगे, आपस में अपने ग्रुप चैट्स पे बातचीत होने लगेगी, भाई होने नहीं देना, अप्लाई नहीं होने देना, जॉब खा जाएगा ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू चेंजेस, इनफॉर्मल जो है वो चेंजेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। एंड सबसे लास्ट में क्या है, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मंडे को मैच होना था, सबने छुट्टी उट्टी मार ली, फिर अचानक से पता लगा मंडे को कोई मीटिंग है, अब सब मीटिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, क्रिकेट मैच को। तो यहाँ पे सारे कोशिश करेंगे कैसे कैसे करके मीटिंग कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे ग्रुप इंटरेस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, प्रायोरिटी उसको दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लो भाई साहब। सबसे पहला मीनिंग की बात करी जाए, ये कैसे बनता है भाई साहब, मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, और ये क्या होता है, सोशल नीड्स, सोशल रिलेशन से बनता है।
ऑरिजिन की बात करी जाए तो ये कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज से बनता है, ये सोशल इंटरेक्शन से बनता है। अथॉरिटी की बात करी जाए तो ये क्या होता है, वर्च्यू ऑफ पोजीशन, जिसके पास पोजीशन होगी उसके पास पावर होगी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल क्वालिटीज है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बंदा क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसको कैप्टन बना दिया गया, ऐसा थोड़ी है कि वो मैनेजर था इसलिए उसको कैप्टन बना दिया ना, ये यहाँ पे नहीं चलता। बिहेवियर की बात करी जाए तो ये रूल से चलता है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है भाई, अपने हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसके थ्रू चलता है, स्केलर चेन के, यहाँ पे ऐसा कोई प्लान रूट नहीं है। नेचर की बात करी जाए तो क्या रहता है, रिजिड रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते भाई। मान लो ये बॉस था ये जूनियर था, आपने इसको स्विच करके ऐसा चेंज नहीं कर सकते भाई, तू जूनियर बन जा ये बॉस बन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि इसकी बात करी जाए ये फ्लेक्सिबल है, क्रिकेट मैच खेलने का भाई पहले वाले ओपनिंग उतारी, बढ़िया नहीं खेल पाया, नीचे लाओ इसको, ठीक है, बाद में से ओपनिंग करा लेंगे या बॉलिंग करा लेंगे। लीडरशिप की बात करी जाए तो यहाँ पे मैनेजर जो होता है लीडर होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसको ग्रुप चूज करेगा जो बढ़िया क्रिकेट खेल रहा होगा उसको कैप्टन बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, इस पे जाने से पहले एक छोटी सी बात भाई साहब, इसको 3-4 स्टार्स मार लो, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, या मार के लो, पहले इसको समझाई देता हूं फिर इसके बाद आगे के सारे एलिमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखना, एक मैनेजर है, ठीक है, इसके अंडर 3 लोग काम करते हैं, कौन कौन भाई, S1 S2 और S3। सेम ऐसे ही यही कहानी इधर भी है, एक मैनेजर है इसके अंडर भी 3 लोग काम कर रहे हैं, मतलब वही केस है बस केस डिफरेंट हो जा रहे हैं, S1 S2 और S3। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मेरे को कोई काम आया, ठीक है, मेरे पास 10 काम थे, मैंने उसमें से एक काम कहा भाई S1 तू परफॉर्म कर दे। एक काम क्या बोला मैंने S1 को कि भाई तू परफॉर्म कर दे, ठीक है। दूसरा कोई काम था, ठीक है, वही सेम काम नहीं था, ठीक है, मान लो वर्क 1 को मैंने किसको दे दिया, S1 को दे दिया। एक कोई दूसरा काम था वो मैंने किसको दे दिया, S2 को दे दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही कोई तीसरा वो काम था वर्क 3, उसको मैंने किसको दे दिया, S3 को दे दिया। मतलब मैंने अपने बर्डन को कम करने के लिए अपने काम को क्या करा, ट्रांसफर कर दिया अपने जूनियर्स को। इस चीज को क्या बोला जाता है भाई साहब, डेलीगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेलीगेट। डेलीगेशन इज अ बेसिक नेचर, ठीक है। मैं सारे काम नहीं परफॉर्म कर सकता, मुझे अपने काम को ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, डेलीगेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी का उल्टा गवर्नमेंट ने, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि भैया नीचे वाले जितने भी लोग हैं S1 S2 S3 ये 2 लाख तक के, ठीक है, कितने तक के भाई, 2 लाख तक के डिसीजंस अपने हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ले सकते हैं। इनसे हमें पूछने की जरूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 लाख से एक्सीड अगर ये पैसा करता है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो पावर जब सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उसे क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया। और जब काम एक एक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, तो उसे क्या बोला गया भाई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला गया। अब इसी को थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं एंड यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, डेलीगेशन क्या कहता है, डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बॉस अपने जूनियर को क्या करता है, जब अथॉरिटी बोले तो पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है। द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, भैया तुम्हें ये करके लाना है। एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, ठीक है, कितना जल्दी आंसर करते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें काम दिया तो भाई काम तुम्हें परफॉर्म तुमने करा या नहीं करा उसकी जवाबदेही तुम्हारी तय हो जाती है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लो। एग्जांपल के लिए भाई साहब मैंने आप बोला कि क्लास का मॉनिटर जो भी है, ठीक है, जो भी क्लास का मॉनिटर है वो सारे बच्चों को चुप करा दे, ठीक है। और साथ में मैंने उसको पावर दे दी कि अगर किसी बच्चे ने बोला उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगा दिए, सूद दिए उसे, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर बंदा क्या कर पाता है, क्लास को चुप नहीं करा पाता है, क्योंकि मैंने भाई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है साथ में पावर दी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है। बस इसी चीज की यहां पे बात हो रही है। इसमें 3 टर्म्स हमने देखी है भाई, एक टर्म देखी होगी आपने अथॉरिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों को बोला जाता है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के एलिमेंट के ये 3 पार्ट है। पहला पार्ट है भाई अथॉरिटी, सिंपली ज्यादा कुछ अपने को सोचना नहीं है भाई। अथॉरिटी जो होती है वो क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा दी जाती है भाई, बॉस अपने जूनियर को देता है, इस सबऑर्डिनेट अपने क्या कहते हैं, जो सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को, सुपरवाइजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है। और ये ऑलवेज जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है। दूसरी चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो जिम्मेदारी, ठीक है। ये भी टॉप से क्या होती है, बॉटम की तरफ मूव करती है। जो सीनियर है, बॉस है, मैनेजर है, वो अपने जूनियर को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है। देन उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हिंदी में बोले तो जवाबदेही, इंग्लिश में बोले तो आंसरेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमेशा जूनियर से क्या होती है, सीनियर तक जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बॉस ने मुझे कोई काम दिया था तो मेरी जवाबदेही बनती है बॉस को बताना कि भाई ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है, अब इन्हीं तीनों के बीच में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं और ये कहानी समझ में आ जाएगी आपके बीच। ठीक है, ये भी पेपर में आता है बट इसके आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करी जाए तो भाई ये क्या होता है, राइट टू कमांड, भाई पावर, पावर वाला हिसाब है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, एक टास्क आपको दिया गया वो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइन टास्क, ये टास्क पूरा हुआ या नहीं हुआ उसकी जवाबदेही क्या होगी, यहाँ पे तय होगी। डेलीगेशन की बात करी जाए, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कैन बी डेलीगेटेड, पावर ट्रांसफर होती है, भाई मेरे पास पावर थी मैंने आज पावर आपको दे दी, वो वाला हिसाब रहता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट एंटायरली ट्रांसफर। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे बॉस ने मुझे कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कोई काम असाइन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, यही काम मैंने क्या कर दिया, आगे वाले को बोल दिया। अब आगे वाले ने वो काम परफॉर्म नहीं किया तो बॉस तो आके एट द एंड मुझसे पूछेगा ना, फिर मुझे बताना पड़ेगा इससे पूछ के कि भाई क्यों काम पूरा नहीं हुआ, तब जाके आगे क्या करूंगा, आंसर करूंगा। तो ये क्या होता है, ये पूरा एंटायरली ट्रांसफर नहीं होता, पार्शली ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, डेलीगेट हो सकता है। और अकाउंटेबिलिटी तो भाई कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, अब गलत जवाब दूं, कैसा भी घुमा फिरा के आंसर दूं, वो देना ही पड़ेगा। ऑरिजिन की बात करी जाए भाई, ये कैसे आता है भाई, अराइजन फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, जो पोजीशन होती है बॉस बॉस वाली, उससे क्या होती है, पावर असाइन होती है, आती है। ठीक है, और ये किससे होती है, डेलीगेटेड अथॉरिटी, जैसे पावर दी थी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दूंगा। और ये किससे होती है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। अब आपके ऊपर काम असाइन हो गया है तो आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। फ्लो की बात करी जाए तो ये क्या होता है, फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, भाई बॉस, बॉस के बाद ठीक है जूनियर तक पहुंचती है। इसकी बात करी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सबऑर्डिनेट से क्या होता है, सुपीरियर तक जाती है। भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस काम को करने के लिए इनके सामने, एंड सेम गोज विद, ठीक है, इसका ये भी सबऑर्डिनेट टू क्या होती है, सुपीरियर होती है। मैं जवाब अपने से बड़े को देता हूं ना, जूनियर जो है अपने मैनेजर को जवाब देता है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस था। देन इसके बाद बात करी जाए इसकी इंपॉर्टेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस और क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस लगभग सिमिलर होती है। आप कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की क्या है वो एक्सटेंशन है। तो आओ देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसके थ्रू मैनेजमेंट एकदम चकाचक बेहतरीन चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने हर बंदे को काम दिया, पावर दी, ठीक है, और साथ में उसकी जवाबदेही भी फिक्स कर दी, तो वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट एकदम बेस्ट हो जाएगा। दूसरा एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉय को काम दे रहा हूं, नए नए काम दे रहा हूं, तो भाई उसकी स्किल्स भी तो इनहेंस होंगी ना, वो काम करेगा, परफॉर्म करेगा, डेवलपमेंट होगी। प्लस मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लगेगा भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वो अलग बात है। बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कहेगा नहीं चाहिए भाई मुझे इतना काम, वो वाला हिसाब हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में उससे मोटिवेशन होगी। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, अब तुम्हें पता है मैनेजमेंट जो मैनेजर है वो हर काम तो परफॉर्म नहीं कर सकता, भाई ग्रो करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो भाई मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, काम बांटने पड़ेंगे। तो ग्रोथ के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है, बिना इसके मैनेजमेंट हायरार्की चल ही नहीं सकती। भाई वो होता है ना असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर वाला हिसाब किताब, वो सब इसी के थ्रू चलता है। जो टॉप वाले पावर वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स को आगे क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। देन उसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है सबके बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा, इससे ये भी पता लग जाता है ना किसने काम नहीं किया, किसने काम किया। ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी हो जाता है। चलो जी, अगला टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने बात कर ली थी, हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर एक बंदे के हाथ में हो जाए। भाई नमक भी खरीदना है, 2 रुपए की टॉफी भी खरीदनी है, तो उसके लिए आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, बॉस से पूछना पड़ेगा। अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई, हर चीज में डिले होगा, डिसीजन मेकिंग सब में डिले देखने को मिलेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, हम पावर को क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को एक जगह पे होल्ड करके रख लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पावर को ना तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं और ना ही पूरा क्या कर दे रहा हूं, सेंट्रलाइज कर दे रहा हूं। मैं दोनों के बीच का रास्ता निकाला, अभी बताया था ना कि भाई 2 लाख तक के अगर डिसीजन लेने हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन 2 लाख से ऊपर की जब बात आती है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। मतलब जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है भाई, ये जो है ना, ये एक्सटेंशन ऑफ क्या है, डेलीगेशन है, डेलीगेशन की एक्सटेंशन है। डेलीगेशन में पावर एक को दी जाती थी, काम एक को दिया जाता था, यहाँ पे काम सबको दिया जा रहा है और पावर भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। अब ध्यान से देखना, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो डेवलप्ड इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट के अंदर इनिशिएटिव कैसे आएगा भाई, मैंने बोला था 2 लाख में करना, तो 2 लाख में अपना दिमाग लगाएगा, कैसे 2 लाख में काम को क्या कर देना है, निपटा देना है, कैसे कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जब पूरा दिमाग लगा रहा है, इनिशिएटिव कर रहा है, अपने नए नए टेक्निक्स लगा रहा है, तो भाई साहब मैनेजरियल टैलेंट भी तो उसके अंदर डेवलप होगा, चीजों को मैनेज करेगा ना धनाधन। ठीक है, देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। अरे भाई 2 लाख तक के डिसीजन मैं तुरंत अपने हिसाब से ले लूंगा, मुझे तो बहुत से पूछने की जरूरत नहीं है।
रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर डिसीजन मेकिंग में क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फैसिलिटेट ग्रोथ, अब मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बनाना है तो सारी पावर अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता, मुझे पावर को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट क्या है, बेटर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सारी चीजों को मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कुछ चीजें अपने जूनियर्स पे, अपने क्या कहते हैं जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन पे भरोसा दिखा के उन्हें देनी पड़ेंगी। क्लियर है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस आता है, जिसको सबसे ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, नेचर की बात करी जाए, सबसे पहला नेचर क्या है, ये कंपलसरी एक्ट है भाई, बिना डेलीगेशन के कोई बंदा काम कर ही नहीं सकता भाई, सारे काम तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे काम को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है भाई साहब, कंपलसरी एक्ट हो जाता है, बिना इसके कोई भी मैनेजर बन ही नहीं सकता, मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी का उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन जो है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑप्शनल पॉलिसी है टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ दिलाने की। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का मन कर रहा है तो देगी, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, नहीं मन कर रहा नहीं करेगा, बिना उसके भी काम चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे सुपीरियर ना ऊपर से लगा रहता है, देखता रहता है भाई क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। 2 लाख तक आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, 2 लाख के आगे की बात मैं करूंगा। ठीक है, स्टेटस की बात करी जाए तो ये क्या होता है, ये काम को बांटने के लिए करा जाता है। जबकि इसकी बात करी जाए तो ये क्या होता है, ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या होती है, पॉलिसी होती है। यहाँ पे वर्क को डिवाइड करा जा रहा है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, और ये क्या है, ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। स्कोप की बात करी जाए तो भाई साहब ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें पावर एक लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, जबकि इसकी बात करी जाए तो ये क्या होता है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसे एक्सटेंशन ऑफ क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है। ठीक है, पर्पस की बात करी जाए तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट के जो मैनेजर है उसके बर्डन को कम करने के लिए करा जाता है। जबकि इसकी बात करी जाए तो भाई साहब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ देने के लिए क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, लोगों के रोल, लोगों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए करा जाता है। एंड इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है भाई साहब नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, प्लस वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर लो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। हर चैप्टर्स के वन शॉट हमने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अगली क्लास में मतलब अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इसके आगे का जो चैप्टर है स्टाफिंग है वो कवर करा जाए। तब तक के लिए ठीक है, बड़े मन लगा के पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।